नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पूरी ऊर्जा के साथ हैं। हम लोगों को आज ऊर्जा पढ़ना भी है। ऊर्जा का मतलब पोषण से। तो हम लोगों ने पोषण का पहला जो चैप्टर पढ़ा था, यदि आपने नहीं पढ़ा तो उसको देख लीजिएगा। उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी पिछली समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी उसमें उससे प्रश्न पूछा गया था, और जो जूनियर का टेट या जो प्राइमरी का टेट होता है तो उसमें भी इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। पोषण से जुड़ा हुआ, क्योंकि पोषण जो है ज्योग्राफी में भी आ जाता है, वहाँ जो है एनवायरनमेंट में भी इससे पूछ लेते हैं। सहजीवी क्या है, जो प्रथम उपभोक्ता क्या है, जो मृतोपजीवी क्या है, ये सब पोषण के प्रकार पूछ लेते हैं। चंदन किस में आता है, कौन सा जो पोषण का तरीका है इसमें रहता है। तो सब क्वेश्चन हमने कल पूरा पोषण, जितना भी पोषण का तरीका था, जितने भी प्रकार के पोषण थे, सब हमने बता दिया था। लेकिन हमें अब क्या पढ़ना है, जो रहा एसएससी जीडी एग्ज़ाम, यूपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम, या जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स और भी हैं ग्रुप सी के, तो और सिविल के भी एग्ज़ाम्स में, उसमें क्या रहता है, एक पॉइंट दिया होता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ज़्यादातर नहीं भी दिया होता है तो बायोलॉजी, ये विज्ञान सामान्य विज्ञान दिया है तो उसमें बायोलॉजी से इससे प्रश्न जरूर रखते हैं। क्योंकि देखिए, सामान्य जो विज्ञान है उसमें बायोलॉजी आएगी। बायोलॉजी से ये एक जो टॉपिक है मानव पोषण का जरूर रखा था, क्योंकि मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित है और ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ टॉपिक है। क्योंकि जो स्वास्थ्य है, हर व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए, वो कैसे पोषण लेता है, तो इसीलिए इसमें से प्रश्न रखे जाते हैं। कभी कभी छोटे प्रश्न आते थे सिंपल, कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। हम लोगों को हर स्तर से पढ़ना है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो जो भी बच्चे देख रहे हो तो अच्छे से देख लें, एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन में छिपा होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या रहता है मानव पोषण में, क्या कैसे क्या है। देखिए, सुबह शाम तक आप जो है चपर चपर जो भी खाते पीते हैं ना, सुबह निकले, दही जलेबी ठेला लगा है, गाड़ी खड़ी किए या टहल के आ रहे हैं, खा लिए। दौड़ने गए, चना दिखे, चना खा लिए, घर में चना खा लिए। मतलब जो एक फिजिकल वाला वर्क कर रहा है, और जो फिजिकली वर्क नहीं कर रहा है, मतलब सुबह दौड़ वौड़ नहीं रहा है, तो आराम से अपना जो है सुबह उठा तो नाश्ता पानी करता है फ्रेश सोने के बाद। तो आपका स्टार्टिंग सोने के बाद से शुरू होता है, और जब तक आप सो नहीं जाते तब तक आपका पोषण का सिस्टम, जो आपके खाने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्या हम जलेबी की दुकान पे जलेबी खा लिए, क्या हमें ऊर्जा मिल गई जलेबी खाने से? कैसे मिली ऊर्जा, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहा? और दूसरी बात, हम किसी कार्य को करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने के लिए क्या चाहिए? सबसे मेन चीज़ ऊर्जा चाहिए। ऐसे हम पढ़े हैं, ऊर्जा नहीं है, हम चाह रहे हैं कि हम कुर्सी हटा दें, लेकिन बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या ऊर्जा मिल गई? तो ऊर्जा के लिए क्या होना चाहिए? ऊर्जा के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको कार्य करना है, कार्य के लिए ऊर्जा। ऊर्जा किससे मिलेगा? पोषण की प्रक्रिया से। तो पोषण जो होता है, हम मानव पोषण पढ़ेंगे। मानव पोषण से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इसी से जुड़े हुए, क्योंकि इसी में हम बहुत चीज़ों को कवर कर लेंगे। अब देखिए, आप धीरे धीरे सब समझते चलेंगे। आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से शायद पहली बार पढ़ लेंगे, या इसमें हम जो भी है या पढ़ा होगा रिवीजन हो जाएगा, या कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट टाइम पढ़े उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मानव पोषण, मानव पोषण, देखिए मानव पोषण का सीन क्या है, आखिर मानव पोषण क्या है? देखिए, जब कोई शरीर की जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक, शरीर की बहुत सारी जैविक क्रियाएं हैं, जो शरीर के नए अंगों का निर्माण है। आप जन्म लिए, पैदा हुए कि सभी शरीर के अंग जो हैं अपने आप धीरे धीरे बनते जाते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है? वृद्धि और विकास होता जाता है। ठीक है, उन अंगों में क्या वृद्धि विकास होता है। शरीर के अंदर जो है जैविक क्रियाएँ होती हैं। और क्या होता है? नए अंगों का निर्माण होता है। जो पुराने अंग हैं उनकी क्या मरम्मत होती है, मतलब वो और दुरुस्त किए जाते हैं। जिम करते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं, तो पुराने अंगों को क्या करते हैं? और मरम्मत कर रहे हैं। तो इन सब के लिए क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया पूरी है, वही क्या है? पोषण है। ठीक है, तो क्या होता है? मानव पोषण किस लिए होता है? एक तो होता है जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं। फिर दूसरा देखें जो है, जैविक क्रियाओं के बाद देखा जाए क्या हो? पुराने अंगों की मरम्मत के लिए, या अंगों की मरम्मत, अंगों की मरम्मत। ठीक, फिर क्या होता है? वृद्धि एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास, शरीर व अंग की वृद्धि, वृद्धि विकास, वृद्धि व विकास। तो ये अब, लेकिन ये तो एक कॉमन बात हुई, ये कोई भी लगभग ये बताएंगे जान जाएगा। लेकिन इन सब के लिए, ये सब होने के लिए किन की आवश्यकता पड़ती है? तो ऊर्जा, मतलब ऊर्जा इनसे क्या मिलती है? मतलब मानव पोषण जो होता है इन सभी चीज़ों, इन चीज़ों से ही क्या मानव पोषण
क्यों किया जाता है? इन सभी चीज़ों को, इन चीज़ों के लिए मानव पोषण होता है। लेकिन अब मानव पोषण से मानव पोषण में क्या मिलता है, मानव पोषण से कितने प्रकार का कह सकते हो? यहाँ से मानव पोषण कितने प्रकार का हो सकता है? एक ऊर्जा वाला हो सकता है मानव पोषण, दूसरा कह सकते हो वृद्धि व विकास। ठीक, अब क्या एक और देखो, एक ऊर्जा द्वारा मानव पोषण हो रहा है, एक जो है वृद्धि विकास से मानव पोषण होता है। अब जो देखा जाए फिर क्या रहता है, उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं, ये देखिए उपापचयी क्रियाओं से मतलब देखिए, आप समझिएगा, ऊर्जा से मानव पोषण, वृद्धि एवं विकास होता है। शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। शरीर को वृद्धि एवं विकास कौन करेगा? शरीर को उपापचयी शरीर की कौन क्रियाएं करेगा? मतलब अब देखिए ऊर्जा में आता है कौन, ये पूछा आता है, शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। इसे अच्छे से पढ़ना होगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फिर वृद्धि, और फिर दूसरी ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। और देखा जाए वृद्धि एवं विकास किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। और जो उपापचयी क्रियाओं के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन, जल, खनिज। आज से हम सीधे जान गए मानव पोषण के लिए सबसे जो मुख्य चीज़ें हैं क्या क्या जरूरी होती हैं। एक कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है, वसा जरूरी होता है, प्रोटीन जरूरी होता है, विटामिन जरूरी है, खनिज में ही जल आ जाता है, तो जल और खनिज जरूरी होता है, तो मानव पोषण के लिए आवश्यक है। तो प्रश्न आता है कि मानव शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? ऑप्शन ए रखता है, प्रश्न से पूछे गए हैं, बहुत कठिन इसमें प्रश्न ऐसे नहीं आ जाते हैं। ऐसे प्रश्न आया कई बार, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए, सिविल एग्जाम तक पूछ लिए गए कि मानव शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है। ऑप्शन ए रखा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी रखा प्रोटीन, ऑप्शन सी रखा विटामिन, ऑप्शन डी रखा खनिज। आपको पता ही नहीं है, आप सोचो विटामिन से मिल रही है ऊर्जा, किससे मिले? तो ऊर्जा किससे मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से। तो ऐसे क्वेश्चन हो गए, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं। फिर क्या रहेगा कि मानव पोषण में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? सबसे अधिक में कार्बोहाइड्रेट भी रख दिया, वसा भी रख दिया, प्रोटीन रख दिया, विटामिन। अब चक्कर में फंस गए हो, इस सबसे अधिक किस में मिलती है ऊर्जा? तो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा में मिलती है। अभी आगे जानोगे डिफरेंस। कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा मिलती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलती है? इसमें मिलती है, ये जो है ये इसमें ज़्यादा मिलती है। अब आ जाए शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, तो प्रोटीन होता है। आंसर लगाओगे, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं। और उपापचयी क्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? इनमें से ये तीन हैं। इनमें से कोई उपापचयी क्रिया होती है जो शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैविक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, तो उन्हीं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? संयुक्त रूप को कहते हैं क्या? उपापचयी क्रियाएं। तो शरीर में जैसे हमने भोजन लिया तो उसको टुकड़े को यांत्रिक मतलब दांतों द्वारा पीसा, फिर लार मिला, लार से क्या बना? लार में एंजाइम्स बहुत सारे हुए, टाइलिन मिला, एंजाइम, लाइसोपीन मिला, तो ये सब लाइसो एंजाइम मिला, तो ये सारे जो एंजाइम मिलकर क्या फिर आगे बढ़ा, ग्रास नली में गया, फिर ग्रास नली से आमाशय में आया, तो वहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। तो अब क्या हो रहा है? सब में रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी रासायनिक, इनमें क्या होता है? जल का अहम भूमिका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल की भी अंदर भूमिका है, पेट में जो आमाशय में, खनिज उसकी भी भूमिका है। तो ये सब क्या रहता है? ये सब जैविक प्रक्रियाएं हैं। ठीक, तो ये हमने बता दिया। अब पाचन के लिए क्या आवश्यक? जब शुरुआत करते हैं मानव पोषण की तो क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन जिसे कहते हो। ठीक है, इंजेक्शन हुआ मतलब हम लोग ने कुछ ग्रहण किया, फिर क्या हुआ? फिर उसका होता है पाचन। फिर हमने उसका क्या किया? भोजन ग्रहण करने के बाद उसका पाचन किया। पाचन के बाद क्या होता है? उसका हमने अवशोषण किया, जो भोजन है उसको हमने पचाया आमाशय में, फिर छोटी आंत बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत में जाके अवशोषण हो गया। बड़ी आंत में अवशोषण होने के बाद भोजन का क्या होता है? फिर उसका एसिमिलेशन होता है। क्या होता है? एसिमिलेशन, जैसे स्वांगीकरण कहते हो। स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो ये भोजन है कहाँ से आया था? मुंह से स्टार्ट हुआ था, छोटी आंत, बड़ी आंत में अवशोषण होने के बाद उसकी भोजन का क्या हुआ? जो है स्वांगीकरण, मतलब जो है वो जो भोजन के अणु थे वो ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हो गए, मतलब वो उससे ऊर्जा प्राप्त होने लगी, और वो जो अंग के अपने काम करने लगे, जैसे फेफड़ा है अपना कार्य कर रहा है, उसको ऊर्जा मिल रही है, शरीर के बहुत सारे अंगों को ऊर्जा मिलने लगी, जो कोशिकाएं हैं उनको ऊर्जा मिलने लगी, जो शरीर की बॉडी है उसको क्या हुआ? सब मतलब जो रक्त में मिलके क्या मिला? उसको ऊर्जा मिली। ठीक, और जो विभिन्न पोषक तत्व हैं मिलने लगे। तो ये होता है, पूरा प्रक्रिया होती है। तो इसको ऐसे चाहे लिख सकते हो, इंजेक्शन। ठीक है, फिर क्या रहता है आपका? जो डाइजेशन,
डाइजेशन होता है। फिर क्या होता है, डाइजेशन के बाद ये अंतर्ग्रहण किया, पाचन किया, फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, 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 फिर क्या हुआ, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, मिलेशन। ठीक, ये प्रक्रिया हुई, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, फिर जो है पोषण आखिरी में होता जाके है। तो अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, अब हम देखेंगे ऊर्जा। सबसे ज़्यादा पहले ऊर्जा के लिए हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, वसा को पढ़ेंगे, प्रोटीन को पढ़ेंगे, विटामिन को पढ़ेंगे, खनिज में जो पढ़ने वाला उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट आज पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए देखेंगे, और अच्छा जो बायोमॉलिक्यूल भी होते हैं, जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं, कोशिकाओं को जो है विकास करते हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, और अंगों में विकास में सहायक होते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जो कहा जाए जैवाणु कह सकते हो। ठीक, ये जैविक अणु कह सकते हो। बायोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं शरीर में, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये जीवाणु, जैवाणु ये क्या होते हैं, जैसे ये बांट लो, दो होते हैं, जैसे कार्बनिक हो गया, कार्बनिक, ठीक, अकार्बनिक। देखिए कार्बनिक में सीधे यही जान लो, कार्बनिक है तो कार्बन होगा, अकार्बनिक कार्बन नहीं है। तो ये वाले जो कौन से होते हैं, जो प्रोटीन है, प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल में आता है। जैसे इनमें से कौन बायोमॉलिक्यूल नहीं है, तुमको पता होना चाहिए बायोमॉलिक्यूल क्या है। ये छोटे छोटे अणु होते हैं, इन्हीं के ये प्रोटीन है, छोटे छोटे अणु के रूप में है। ठीक है, तो एमिनो अम्ल के रूप में। तो ये जैसे देखोगे क्या होते हैं, ये कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं, उनका वृद्धि में विकास करते हैं बायोमॉलिक्यूल। तो प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, और क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक अम्ल। जब न्यूक्लिक अम्ल की बात आती है तो हमने पढ़ाया था, जब कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल में कौन आता है, डीएनए आरएनए होता है, तो ये भी हो जाते हैं कार्बनिक अणु में। ठीक है, अब बायोमॉलिक्यूल में और कौन हो सकता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये बायोमॉलिक्यूल है। और अकार्बनिक में जैसे जल है, गैसें जो शरीर में बहुत सारी हो जाती हैं, गैस, तो जल है, गैस है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, मेन जल है कार्बनिक में। ठीक, तो अब हम देखते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट पे अपने आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बो का मतलब कार्ब, यहाँ से हमने कार्बो है, कार्ब यहाँ से कर लिया, ओ यहाँ से कर लिया, ये क्यों कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन मिला है, कार्बन, सी फॉर कार्बन, ओ फॉर ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, एच फॉर हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट 3 से मिलकर बना है। कभी कभी पूछ लेते हैं इनमें से कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर नहीं बना है, मान लीजिए यहाँ पे सल्फर देता तो इन 3 से मिलकर बना है, उससे मिलकर नहीं बना है। अब देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, ये होती है सैकेराइड होती है। क्या होती है, सैकेराइड। तो सैकेराइड होती है कार्बोहाइड्रेट। सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट को, सैकेराइड मतलब शर्करा होती है। क्या होती है, शर्करा, इसको सैकेराइड कहते हैं। सही में सैकेराइड, ऐसे हिंदी में शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, शर्करा होती है। तो शर्करा, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें सब में शर्करा होती है। क्या होती है, शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, रियल में शर्करा होता है। और शर्करा में क्या होती है, मिठास होती है, शक्कर, याद रखो ऐसे। जितने भी जो शर्करा है दुनिया में, जितनी भी शर्करा है, सब में क्या है, मिठास है। जहाँ भी शर्करा पाओगे मीठा ही पाओगे, कड़वा नहीं मिलेगा। ठीक, तो जो है कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड होती हैं और इसमें शर्करा रहती है, मिठास होती है। और दूसरी बात देखें, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा देना, ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करना मतलब शरीर में ईंधन का काम कर रही है, शरीर में ईंधन का काम, शरीर में ईंधन का काम करती है, ईंधन का काम। अब देखते हैं जो हम लोग ऊर्जा लेते हैं, जैसे ये कोई आप हैं या हम हैं, ठीक, ये जो है ऊर्जा, इनको प्रतिदिन जो है कार्बोहाइड्रेट मतलब ये अपनी 60 से 70% ऊर्जा, 60 से 70% ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, इससे प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से। ये इतनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। और जो है इनको कितनी दिन में ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, लगभग 400 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट ये लें, खाने में अपने कितनी लें, 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें और ये अपनी ऊर्जा का 60 से 70% ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे, कार्बोहाइड्रेट से। और जो है इन मिस्टर को, ये शहरी हैं, शहर में रह रहे हैं, मान लीजिए गांव में रहते तो गांव में 3000 कैलोरी पर डे किसी व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए, 3000 कैलोरी चाहिए। लेकिन ये शहर में है आप, तो आपके लिए 2400, लगभग 22 से 2400 कैलोरी फिट है। मतलब आप शहर में रहते तो इनको, मान लीजिए शहर में है ये वहाँ से तो 2400 कैलोरी इनको ऊर्जा चाहिए, 2400 कैलोरी ऊर्जा की इनको मात्रा चाहिए। तो 2400 कैलोरी ऊर्जा के लिए इनका जो 60-70% ये कौन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कवर करता है। ठीक है सॉरी अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं। लेकिन एक और बात, अब कार्बोहाइड्रेट भी जो है ना, कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार की नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट में जो शर्कराएं होती हैं, सैकराइड होती हैं, कई सारी सैकराइड होती हैं। 1 अणु की सैकराइड है, 2 अणु की सैकराइड है, 3 अणु की सैकराइड है, ऐसे कई सारे अणु की सैकराइड हैं। तो जो शर्कराएं कई सारी, एक प्रकार 1 अणु की शर्करा, 2 अणु की शर्करा, ठीक, 3 अणु की, जितने अणु बढ़ते जाते हैं, मतलब जितने ज़्यादा सैकराइड बढ़ती जाती हैं तो उनमें क्या होता है, उतनी वो जटिल होती जाती हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। और एक चीज़ देख लेते हैं, जो ऊर्जा में एक और देख लें, जो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट अणु में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अणु में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अणु में कितनी ऊर्जा होती है, 4.3 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, इतनी ऊर्जा होती है। जो पूछा जाता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.3। ठीक, अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कौन कौन चीज़ें, मतलब कौन से सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट की, हम ऐसा भोजन में क्या खाएं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिले। तो देखते हैं, अच्छा यहीं पे उस चीज़ को क्लियर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होती है 3 प्रकार की होती है, जिसको ऊपर लिखते हैं, एक एक लाइन प्रश्न बन रहे हैं ये सब। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट जो सैकराइड है, सैकराइड 3 प्रकार से होती है। 1 अणु की सैकराइड, मोनोसैकराइड कहते हैं, मोनो शर्करा जो होती है। 2 अणु की शर्करा, डाइसैकराइड, ठीक। 3 अणु की शर्करा, इसको क्या, 3 या कई अणु की शर्करा, पॉलीसैकराइड। अब जो है 1 अणु की शर्करा, अब याद रखिएगा, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, बच्चे रटते हैं, भूल जाते हैं। देखिए मोनो का मतलब 1 अणु, एक शर्करा, एक सैकराइड वाली, 1 अणु वाली। तो ये जैसे होता है, ये मेन रहता है C6H12O6, मतलब क्या हुआ, 1:2:1, मतलब 1:2, मतलब 1:2 में है। ये क्या है, C12H22O11, इसमें देखा जाए तो 2:1 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है, जो देखा जाए ये यहाँ पर ये बन रहा है C6H12O11, ये डाइसैकराइड में आता है। ये किस में आ रहा है, ये मोनोसैकराइड में आ रहा है। ठीक, तो 2:1 यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, जो इसको देखें, ये 6 है, यहाँ पर 12 है, 2 हो गया यहाँ पर। तो कहने का मतलब दुगना, तो कहने का मतलब ये एक सिंगल सैकराइड वाली है। तो मोनोसैकराइड में सिंगल आदमी कब होता है, ध्यान दीजिए, जब आदमी सिंगल है, सिंगल शर्करा है या सिंगल व्यक्ति है, तो उसको शॉर्टकट बता रहे हैं याद करने के लिए। तो उसको क्या आवश्यकता होती है, आजकल के चाल चलन में क्या है, GF चाहिए होती है। क्या लोगों को चाहिए होती है, GF, समझ रहे हैं, एक हर बच्चा लगभग जानता होगा। तो GF तो याद रख सकते हैं, शॉर्टकट क्या होती है, ज़्यादातर आजकल ट्रेंड में क्या रहता है, GF कहते हैं जैसे, तो GF याद रख सकते हैं, GF। तो GF, तो मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, GF, तो GF हो गया। तो ये शॉर्टकट याद रख सकते हो। G फॉर ग्लूकोज, मतलब व्यक्ति, मोनो मतलब अकेला है, तो अकेले को अकेलापन दूर करने के लिए उसको क्या चाहिए, GF चाहिए। तो GF जित मिल रही है, तो G फॉर, अब इसका शॉर्टकट याद रख लो, G फॉर ग्लैक्टोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, और ये क्या, फ्रक्टोज है,
फ्रक्टोज, ये याद रहेगा कि नहीं, या कंफ्यूज नहीं, एक ही मतलब मिस हो जाएगा, वरना सब एक में मिक्सचर हो जाता है। तो कभी कभी कहते हैं मोनोसैकेराइड इनमें से कौन है, तो आप GF याद रख लीजिएगा, शॉर्टकट में जी ये है, ठीक है। आप बताएंगे, देखिए कार्बोहाइड्रेट की सबसे जो इकाई है, हम शरीर में जब ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भले कौन सी सैकेराइड हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, लेकिन अंतिम रूप से हमारा शरीर जो है विभिन्न क्रियाओं द्वारा किसमें उसको बदल देता है, ग्लूकोज तक लाता है। यही सबसे सरल शर्करा होती है, इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। भले हम जटिल कोई सैकेराइड लेते हैं, लेकिन अंत में हमें सारी जो बॉडी जो अपनी छोटी आंत बड़ी आंत सब जो है प्रक्रिया करके किस में बदलना चाहती है, ग्लूकोज में लेना चाहती है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए जो कभी कभी प्रश्न पूछता है कार्बोहाइड्रेट की इकाई कौन सी है, तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई कौन होती है, ग्लूकोज होती है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई, ठीक, ग्लूकोज। अच्छा, ग्लैक्टोज ये भी होता है, लेकिन जो ये होता है क्या नाम है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, फलों में, फलों में ज़्यादातर मिलता है। क्या मिलता है, फलों में। फलों में जितने भी फल हैं लगभग सब में फ्रक्टोज, जो मिठास फलों में होती है किसके कारण होती है, फ्रक्टोज के कारण होती है, ठीक है। फ्रक्टोज, फ्रूट ऑफ फ्रक्टोज, ऐसे याद रहेगा। जो मधुमक्खी का शहद होता है उसमें भी फ्रक्टोज बहुत पाया जाता है, शहद में भी, क्योंकि शहद भी फलों से तो बनता है। मधुमक्खी जो है शहद कैसे बनाती है, फलों और फूलों के रस से ही तो शहद का निर्माण करती है, तो इसमें भी फ्रक्टोज होता है। अब यहाँ पर आ जाए, जब ये मोनो अकेले थे तो इनको GF चाहिए थी, तो GF मिल गई। अब 2 लोग हो गए, 2 लोगों के बीच में क्या बनता है, मसला बनता है, कोई मसला होगा। अब अकेले में कोई मसला नहीं बनता है, 2 लोग हो गए, कोई प्लान बनेगा, मसला बनेगा। तो मसला जब बन रहा है तो कॉमन सी बात है, अब मसला याद रख सकते हो, मसला ऐसे याद रख सकते हो, मसला फॉर माल्टोज, माल्टोज, ठीक। S फॉर क्या, सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है। और L फॉर क्या, लैक्टोज, लैक्टोज। हिंदी भी लिख सकते हो, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अब जो है ये रहता है, माल्टोज किस में पाया जाता है, जो चने होते हैं, जब आप बहुत तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, कोई भी डिफेंस की, तो चने सुबह खाते हैं, तो सोचते हैं कि अंकुरित चने खाएं, उसको एक दिन पहले भिगो देते हो और बढ़िया कपड़े वपड़े में ढक देते हो, जिसमें अगले दिन अंकुरण निकल आते हैं। जो अंकुरित चने होते हैं उनमें क्या होता है, माल्टोज होता है। क्या होता है, अंकुरित चने में, ठीक। सुक्रोज क्या होता है, जो चीनी खाते हो, गन्ने की बनती है, गन्ने के रस में क्या होता है, सुक्रोज होता है। चुकंदर से चीनी बनती है, उसमें सुक्रोज होता है, तो गन्ने में सुक्रोज है। ये बहुत सारे प्रश्न इसमें से निकलने पूछा था, गन्ने के रस में कौन सा शर्करा होती है, तो सुक्रोज। शुगर फॉर चीनी होता है, चीनी की इंग्लिश क्या होती है, शुगर, तो शुगर का मतलब क्या हुआ, सुक्रोज हो गया, ठीक। चीनी में कौन सी होती है शर्करा, सुक्रोज। लैक्टोज, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। लैक्टोज जो दूध की शर्करा होती है, जैसे आप गाय का दूध लेते हैं, भैंस का दूध लेते हैं सुबह सुबह, तो उसमें क्या होता है, लैक्टोज जो उसकी मिठास होती है दूध की, जो चीनी नहीं भी डाले तब भी हल्का मीठा दूध लगता है, तो वो मिठास किसके कारण होती है, दूध में ये होती है। अच्छा, जो माँ का दूध होता है, पूछा था सबसे ज़्यादा लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा लैक्टोज जो शर्करा है माँ के दूध में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लैक्टोज माँ के दूध में। अब जो आता है बात पॉलीसैकेराइड, तो हम जान गए इनका काम, तो ये सबसे सरल है, मतलब सबसे जो आसानी से जो है इसका पाचन हो जाता है बहुत सरल रूप से, क्योंकि ऑलरेडी ग्लूकोज में है। लेकिन ये क्या है, ये सब बाद में टूट के किस में बदलती हैं, ग्लूकोज में ही बदलती हैं। ये डाई है, थोड़ा जटिल होती है, इसको पचाने में जटिलता है, लेकिन ये सबसे जटिल मानी जाती है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कौन आते हैं, सेलुलोज है, सेलुलोज है, सेलुलोज हो गया। अच्छा, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज हमने बताया था, ये किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, पौधों में। ये लिखते हो कॉपी पे, कागज में, पहने कपड़े होते हो उसमें, कपड़े में, ये सब सेलुलोज है, समझे, सब में क्या है, सेलुलोज, कपड़े में। तो और उसके बाद जो है ये पौधों से मिलता है सेलुलोज, तो ये भी एक शर्करा है, लेकिन पॉलीसैकेराइड है, ये जटिल, काफ़ी जटिल शर्करा मानी जाती है। फिर इसके बाद कौन इसमें, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज वहाँ है, ग्लाइकोजन यहाँ है, ग्लाइकोजन ये किसमें, यकृत में रहता है। ग्लाइकोजन कहाँ मिलती है शर्करा, यकृत में, ठीक है। तो अब उसके बाद और क्या कह सकते हो, काइटिन। काइटिन जो है,
काइटिन क्या होता है? जो जीवाणु की जो जीवाणु होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी होती है? जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है, जीवाणु पे रहती है। हमने कहा सेप जीवाणु का, सेप जीवाणु का, ठीक है। अब देखते हैं जो आगे का क्या रहता है, जीवाणु और कवक। हमने सब ये बताया था तुम्हें सब लोगों को। जीवाणु क्या कवक को कह सकते हो, कवक की होती है, काइटिन फॉर कवक की बनी होती है। कवक होता है उसकी जो कोशिका झिल्ली है तो इसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति कवक, ठीक है। तो अब देखते हैं, और मछलियों के ऊपर जो जम जाता है हल्का हल्का, जो मछलियाँ होती हैं पानी में, क्या होता है उन पे हल्की हल्की परत टाइप की जम जाती है, मतलब हल्की हल्की जो होता है, जो उसको मार्केट में आती है, देखो सो परत वरत जमी होती है, ठीक। जो खाते होंगे देखते होंगे तो हल्की सी सफाई उफाई करता है तो उसके ऊपर पपड़ी टाइप की जमी होती है, वो भी काइटिन की बनी होती है, ठीक। तो ये होता है ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये क्या रहते हैं? पॉलीसेकेराइड है। तो आपको आज से ये पता चल गया, जीएफ हो गया, मसला बन गया। अब उसके बाद जो बचता है वो सब पॉलीसेकेराइड है। तो हमको किससे क्या मिला? तो ये भी हम जान गए, ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है, सेलुलोज कहाँ मिल रहा है, सुक्रोज कहाँ, लैक्टोज। जैसे सारे प्रश्न बने हैं, रटोगे तो याद नहीं रहेगा, ऐसे याद रहेगा, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो हमने जो है कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़ लिया, इससे बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं पूछा जाएगा। और देखो शहर के लोगों को अब इसी से वसा निकलेगी। क्या है इससे? वसा। वसा कहीं और से नहीं आती। वसा आप खूब खाए जा रहे हैं, शहर में क्या रहता है? खूब खाते हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन में धो लिए, ये नहीं छांटे बैठ के, ठीक। जाना है पैदल थोड़ी दूर शॉप पे, तो क्या हुआ? बर्गर खाए और बाइक उठाई चले गए, फिर आए, वहाँ भी दुकान पे भी कुछ खा लिया, मिल गया, फिर घर पहुँच गए। तो क्या हो रहा है? मेहनत नहीं हो रही, समझ गए सीधे, मेहनत हो नहीं रही। ऊर्जा हम लगातार क्या है? लेते जा रहे हैं, कहीं ऊर्जा का निकाल रहे नहीं ऊर्जा को अपनी। तो क्या होगा? फैट जमा होगा। वही जो ऊर्जा का स्टोर होने लगता है ना, तो वही फैट होता है। फैट कोई नई चीज़ नहीं आता है। फैट क्या? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। जब कार्बोहाइड्रेट का हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या मिलता है? फैट मिलने लगता है। तो ये हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़, कार्बोहाइड्रेट और किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट फिर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मंड से भी मिलता है। किससे कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? स्टार्च से भी कभी कभी आता है। स्टार्च जो होता है, स्टार्च है या इसको मंड कहते हो, मंड, इससे भी क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च और मंड जो किससे मिलता है? आलू से मिलता है। आलू में होता है स्टार्च बहुत। और जो अनाज होता है, अनाज का छिकला जो होता है, उसके ऊपर का छिक्कल टाइप का अनाज का, जैसे गेहूं है उसके ऊपर छिक्कल जब पीसते हो ना, तो उस पर छिक्कल होता है, पिस जाता है, तब उसको छानते हो छन्नी से तो चोकरा टाइप का निकलता है, तो उसमें भी मंड होता है। ऐसे बहुत सारे अनाज हैं, बाजरा है, ज्वार है, इनमें मंड पाया जाता है। अब आलू में तो स्टार्च पाया ही जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अब हम वसा पे चले थे। वसा क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। जब हम गाँव में क्या है, गांव में देखिए, जब शहर में क्या ऊर्जा, बर्गर खाए, पिज्ज़ा खाए, खाना भी खा लिए, काम करना इतना नहीं पड़ा, काम था मेंटली काम था, और चौड़िया है वो, मतलब मेहनत वाला नहीं किए। हाँ, 2 चक्कर मार लिए, कहा जॉगिंग हो गई, पसीना थोड़ा आ गया, कहा हाँ अब हम फिट हो जाएंगे। ये नहीं होता फिट होने वाला। और गांव में क्या है, वो कोई 2 चक्कर नहीं मारते ना, वो जो है जॉगिंग फॉगिंग करेंगे। वो सुबह उठे, खेत अपना देखने गए, पता चला वहाँ से लकड़ी बीन लाए तो अपना रख के लिए आ रहे हैं, गन्ने की फांदी उठा के डल्लफ में या ट्राली में रख रहे हैं। तो क्या एनर्जी जो है उनकी, क्या लगातार जितना रोटी 5-6 खाए सब पच गई और सब क्या हुआ, वो ऊर्जा में बदल गई। तो शरीर फैट कहाँ, कार्बोहाइड्रेट जमा रहा नहीं ना, कार्बोहाइड्रेट किस में निकल गया? ऊर्जा में निकल गया। तो वो जो जम नहीं पाए तो क्या फैटी नहीं होंगे, पेट वेट नहीं निकलेगा, फिट रहते हैं। और शहर में अधिकतर क्या रहता है, कैलोरी ज़्यादा ले लिए, ऊर्जा ज़्यादा ले लिए और उसका यूज किया नहीं। तो फैट क्या है? कार्बोहाइड्रेट से ही फैट बनता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या है? फैट, वसा। वसा बहुत कम देखा होगा, सर्वे करा लो, तुम्हें 89% या 90+% जो गांव में लोग फिट मिलेंगे, और शहर में सर्वे करा लो 90% लोग अनफिट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ये मेन रोल कार्बोहाइड्रेट का है। ज़्यादातर शहर में मोटापे की बीमारी है। छोटा बच्चा है वो भी जो 30 किलो होना चाहिए 50 किलो का निकल रहा है। जो गांव में एक इंसान जो 40 आयु वाला व्यक्ति 50-55 किलो का निकलेगा, तो वो बच्चा वहाँ 50 किलो शहर में निकल रहा। तो क्या है ये कार्बोहाइड्रेट का ही जमाव है। ऊर्जा उसकी निकल नहीं रही है, काम उसका उतना कर नहीं पा रहा है, और जो है खाते जा रहा है तो ऊर्जा बन रही है, स्टोर हो रही है।
तो वसा के रूप में। अच्छा, और वसा को साइंस के हिसाब से देखें क्या वसा होती है, जो वसी अम्ल होते हैं, वसी फैटिक एसिड, वसी अम्ल प्लस क्या होता है, जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल बनाकर एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्टर बना रहे हैं। एस्टर जो होता है, एस्टर में क्या होता है, जब द्रव हो रहा है तब तेल, हल्का सा लिक्विड नहीं होता तेल, और वसा जमी हुई तो क्या होती है, ठोस में क्या होता है, वसा। जब वाइट जैसे घी जम जाता है तो क्या होता है, वसा। तो अब एस्टर जो है, इससे ये हमने देख लिया, वसा क्या है, ऊर्जा देती है, ऊर्जा का स्रोत है। इसमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मिलती है। तो इसमें ऊर्जा कितनी मिलती है, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा कितनी मिल रही, 9.2 किलो कैलोरी, इतनी मिल रही ऊर्जा। सोचिए वसा से कितनी ज़्यादा आपको ऊर्जा मिल रही। अब वसा को देखा जाए, जो ये फैट है, फैट पढ़ रहे हैं, वसा कितने प्रकार की है। वसा जो है फैट 3 प्रकार का होता है। एक है सरल वसा, सरल, दूसरी है संयुक्त वसा, कंपाउंड हो गई, ये सिंपल फैट है सरल वसा, ये जो है संयुक्त वसा, और ये कौन सी वसा होती है, जटिल वसा या व्युत्पन्न वसा, डेराइव्ड वसा, इसे डेराइव्ड फैट कहते हैं। तो ये वसा, तो अब हमको थोड़ा सरल वसा देख लें, संयुक्त वसा देख लें, व्युत्पन्न, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, इसमें वसा से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, ये सब बहुत पेट क्वेश्चन है, और यही सब एग्जाम में मिस्टेक होती है। संतृप्त वसा कौन थे, संतृप्त, असंतृप्त को संतृप्त में लगाए, संतृप्त को असंतृप्त में लगा दिए, पहचान ही नहीं जान पाए, और ये बहुत पेट क्वेश्चन होते हैं। कौन सी वसा जो है अच्छी मानी जाती है, कौन सी हानिकारक मानी जाती है, तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम बिल्कुल ओरिएंटेड रहेगा, हर चीज़ जो है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, जो एग्जाम पूछी जाती है वही। अब सरल वसा, अच्छा वसाएं मिलती कैसे हैं, वसा कौन होता है, किससे वसा मिलती है। देखिए मांस से मिलती है वसा, मांस है, रेड मीट, ज़्यादातर लाल मांस, लाल ही ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो रेड मीट मांस से भी मिलती है, रेड मीट से ज़्यादा मिलती है। फिर क्या होता है, मछली से भी वसा मिल रही है। चर्बी होती है जानवरों की, चर्बी एज ए मांस ही टाइप से कह लीजिए, चर्बी से भी वसा मिलती है, ठीक है। और किससे मिल रहा है, देसी घी, ठीक, खूब शुद्ध देसी घी, सोचते हो हम खाएं, ये भी वसा ही प्रकार है, हानिकारक होता है ज़्यादा देसी घी भी खाना, ठीक है। देसी घी हो गया। अब क्या, नारियल, ताड़, इनके तेल, मतलब नारियल का तेल, ताड़ का तेल, अलसी, सोयाबीन, कैनोला का तेल होता है, कैनोला जो कहते हो। और कौन होता है यहाँ पर, वनस्पति घी, जिसके जो है ज़्यादातर वनस्पति घी क्या रहता है, जो ये ताड़ वाड़ से बनता है, वनस्पति घी, रिफाइंड, इस तरीके से वनस्पति घी, ठीक। तो ये सब वसा के प्रकार, अब मतलब वसाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सी वसा हानिकारक है, इसमें कौन सी लाभदायक है, कुछ जान पा रहे हो, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो अब हम वसा को पढ़ें। सिंपल जो फैट होता है, साधारण वसा, साधारण ना लिखें, सरल लिखें, सरल वसा। तो सरल वसा में कौन सा देखा जाए, तो सरल वसा का मतलब सिंपल फैट। तो इसमें क्या रहता है, सरल वसा में संतृप्त वसा आती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, संतृप्त संतृप्त में हो जाता है और असंतृप्त संतृप्त में, ठीक है। असंतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड। अच्छा, साफार मतलब संतृप्त हो, मतलब संपूर्ण से तृप्त, संतृप्त पूरी तरीके से, देसी समझो, मतलब बिल्कुल तृप्त हो गए, संतृप्त हो गए। संतृप्त का मतलब सभी तरीके से तृप्त हो गए। जब वसा से संपूर्ण तृप्त हो जाओगे तो क्या हानिकारक है, लाभदायक है। अब शॉर्टकट याद रखो, संतृप्त मतलब बिल्कुल संपूर्ण तरीके से तृप्त हो गए वसा से,
बिल्कुल पूरी तरीके से वसा में लीन हो गए। इस प्रकार वसा बहुत मिल गई तुम्हें, संतृप्त, बिल्कुल भरपूर वसा मिली। जब भरपूर वसा मिलेगी क्या होगा, दिक्कत ही तो होगी, क्योंकि फैट बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगी वसा। ज़रूरत होती है लेकिन एक लिमिट में ज़रूरत होती है। जैसे हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के लिए 400 से 500 ग्राम, इतना वसा नहीं खा लोगे, इतना 400 ग्राम वसा खा लिए आदमी का डाइजेशन सिस्टम तो खराब हो जाएगा। औकात ही नहीं है पूरे सिस्टम की कि उसको इतना पचा ले वसा को। तो वसा 60 ग्राम बहुत है, 60 ग्राम जो वसा है बहुत है, इतनी पर डे वसा मिल जाए बहुत है। ज़्यादा ले लोगे दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या रहता है, हमने कहा संतृप्त मतलब ज़्यादा वसा हो रही है, तृप्त हो रहे हो, देखते हानिकारक हुई। तो हानिकारक हुई तो क्या होता है, ये जो वसा होती है ये वसा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। तो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, और क्या होता है इससे, क्या होता है, एलडीएल बढ़ जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है। मतलब इसको फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, देखिए ये क्या हो गया, पहला हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बनाती है और जो है एलडीएल बढ़ जाता है। तो इससे रक्त वाहिनियों में क्या होता है, रक्त वाहिनियों में जो जमने लगती है, ये वसा क्या होती है, रक्त वाहिनियों में जमाव करने लगती है। ये जमती है रक्त वाहिनियों में जमाव होता है। जब जमाव होगा रक्त वाहिनियों में, जैसे मान लीजिए हार्ट से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो हार्ट की जो वाहिनी है, जो हार्ट में क्या हुआ, जम गया रक्त, मतलब रक्त में ये वसा जम गई, तो क्या अब रक्त बह नहीं पा रहा है, तो क्या बॉडी में पूरा सर्कुलेशन धीरे धीरे बंद हो रहा है, या ब्लड में जो हार्ट में ब्लड जा रहा था वो भी क्या हो गया, बंद होने लगा। तो क्या इससे होता है, हृदयाघात, हार्ट अटैक पड़ता है। जब हार्ट अटैक अधिकतर जो मरीजों के इसी कारण पड़ता है कि जो है कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है, एलडीएल काफ़ी बढ़ जाता है, तो रक्तवाहिनियों में जमाव हो जाता है। तो क्या होता है, हृदयाघात होता है, स्ट्रोक होता है, हार्ट स्ट्रोक पड़ता है, एकदम से झटके आते हैं, क्या हार्ट अटैक कहते हो। तो जो है हृदयाघात, हार्ट अटैक होता है, हृदयाघात की बीमारी, हृदयाघात पड़ता है। इसी कारण पूछा जाता है किसके, एलडीएल के जमा होने से, संतृप्त वसा से, इससे जो होता है हार्ट अटैक होता है। और देखिए जो हृदयाघात है, एक चीज़ और देखिएगा, जो हार्ट अटैक ज़्यादातर ये, अब इसके लिए कौन सी वसाएं जिम्मेदार हैं, संतृप्त वसा में कौन सी आती वसाएं, जो ज़्यादा खाते हैं लोग उन्हीं को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कौन सी होती है वसाएं, वो जो चर्बी वाली वसा बहुत लेते हैं, ठीक। दूसरी वसा मांस जो बहुत खाते हैं। जब आप जाएंगे कभी हॉस्पिटल पीजीआई में, आप सर्वे कीजिए, बैठिए कहीं तो पूछिए भैया मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर सबको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। फिर पूछिए क्या मांस लेते थे, तो ज़्यादातर लोग बताएंगे 80% कि हाँ मांस जो है वो ज़्यादा खाते थे। मतलब उनका ज़्यादातर हार्ट अटैक वाले तो उनको बहुत तगड़े तंदुरुस्त फैटी मिलेंगे, दुबले बहुत कम लोग होते हैं जो हार्ट अटैक से प्रॉब्लम हो। क्यों, क्योंकि जो मांस लोग खाते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी फैट रहता है। तो डॉक्टर कभी भी होता है जब हृदयाघात की स्थिति होती है, तो सबसे पहले डॉक्टर कहता है मांस वगैरह छोड़ दीजिए। मांस में क्या रहता है, जब मांस खाते हैं तो खूब तेल वेल जो है और डालते हो ना, तेल तो मिलता नहीं है आजकल, कड़वा तेल, तो क्या डालोगे, रिफाइंड डालोगे, वो भी वनस्पति की डबल ले रहे हो। समझिए वसा जो खराब वाली डबल वसा, एक तो मांस की वसा मिल रही, दूसरी तुम उस पर रिफाइंड का यूज हो रहा है, फिर तड़क भड़क मसाला वसाला डाल के एकदम जो है स्वाहा करे ले रहे हो हार्ट को। तो तभी डॉक्टर कहता है कि यदि आप मांस खाते हो तो लिमिट में खाइए, कभी कभार खाइए, रोज नहीं खाइए। और जो ये मांस होता है ना, पचाता है, जब मांस पचाता है तो वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है, लीवर को वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, जो स्टोमच है उसको भी ज़्यादा पचाने में पावर लग रही है, जो छोटी आंत है उसको भी, बड़ी आंत तो ये जो होता है ये पूरे सिस्टम को खराब है। जो ज़्यादा मांस खाते तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं शारीरिक, खासकर अंदर की, तभी देखा होगा वो पेट वेट से परेशान रहते ज़्यादातर। तो ये रहता है। तो ये मांस जो होता है संतृप्त में आता है, ठीक। चर्बी भी संतृप्त वसा में, शुद्ध देसी घी भी जो ज़्यादा खाते हैं उनको भी हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, कि उसमें भी क्या होता है, संतृप्त वसा, शुद्ध देसी घी। बाबा रामदेव का पैड ऐड नहीं होता है जो उस पर लिखा है शुद्ध देसी घी। अब मार देख लिए हम जो है, अब एनर्जी मार बना डालेंगे, मार घी कटोरी आधी कटोरी लेने लगे, तो क्या दिक्कत आएगी, किस में आएगी, हार्ट वाली प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल इसमें बढ़ जाएगा, फिर जो ऊपर की ओर जल्दी से पहुंचने की तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो ये रहता है। और एक बार हार्ट की प्रॉब्लम आती है फिर जीवन पर्यंत मेडिसिन चलती है, समझ लीजिए। तो देसी घी हो गया, और क्या रहता है, जो नारियल का तेल है, ताड़ का तेल है, जिसे वनस्पति घी है, वनस्पति घी,
ये सब क्या है, संतृप्त वसाएं। जो घर में कोशिश कीजिए कड़वा तेल, सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल, इनका इस्तेमाल कीजिए। खासकर सरसों का तेल बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये सब छोड़ दीजिए। जो रिफाइंड आता है ये बहुत हानिकारक है, वनस्पति घी बहुत हानिकारक, इनसे भी ये रहता है। अब असंतृप्त वसा में क्या रहता है, अब आ जाते हैं संतृप्त। मतलब तृप्त नहीं हो तो इसका मतलब ये वसा क्या होती है, ये लाभदायक कोलेस्ट्रॉल बनाती है, लाभदायक कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट। सेकंड क्या रहता है, लाभदायक कोलेस्ट्रॉल के बाद सेकंड क्या रहेगा, ये HDL बनाती है, HDL बढ़ता है, ये HDL बढ़ता है मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, यह स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, कारक नहीं। इसमें कौन सी वसाएं होती हैं, इसमें जो होती है अलसी का तेल है, अलसी का तेल, अलसी हो गया, सोयाबीन, इनमें सरसों कर लो, सरसों हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अलसी हो गया, तिल का तेल है, तिल है, मछली का तेल है, मछली का तेल। तो ये सब जो होते हैं किससे इसमें मिलती है, असंतृप्त में। तो हमने देख लिया संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, तो इससे प्रश्न आता है। और संतृप्त वसा में क्या होता है, एक हाइड्रोजन बंद होता है, एक बंद होता है, एकल बंद होता है, मतलब कार्बन कार्बन किससे जुड़े होंगे, एकल बंध से। एकल बंध ये भी कभी कभी पहचान में आता है, लिखा होता है एकल बंध किसमें होता है, एकल बंध इसमें होता है। और डबल या ट्रिपल बंध, द्विबंध, ये ज़्यादातर यही रहता है, जैसे ऐसे ऐसे जुड़े होंगे कार्बन, ठीक। तो असंतृप्त में एकल ज़्यादा मजबूती से और ये द्विबंध होता है, ठीक। तो हमने देख लिया, इतना इसमें बहुत PhD करने केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, तो हमने बता दिया ये भी एक पहचान होती है। तो अब सरल भाषा हो गया, सरल वसा हो गई, ये देख नोट करना चाहे नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे। अब सूरजमुखी का तेल भी कह सकते हैं, वो भी अच्छा माना जाता है। ओलिव जो होता है ना, जैतून का तेल, वो भी अच्छा माना जाता है, जैतून का तेल, लेकिन महंगा इतना होता है आदमी खा ही नहीं पाता है, ठीक है। बच्चों को लगाने में तो आदमी को आफत आती है, छोटा सा जो पैक आता है जैतून का तेल, अपने वहाँ जैतून कम बहुत होता है। अब देखते हैं जो क्या रहता है। फिर हमने कौन सी वसा बताई थी, संयुक्त वसा, संयुक्त वसा मतलब कंपाउंड। तो ये क्या रहती है, इसमें क्या होता है, फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड, फास्फोरस प्लस लिपिड से मिलके बनी है, ठीक है। फास्फोलिपिड हो गई, लिपोप्रोटीन हो गई, लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति जब पढ़ाई थी तो फास्फोलिपिड से कोशिका भित्ति बनी हुई थी, याद करना, ठीक है। कोशिका झिल्ली बनी हुई थी फास्फोलिपिड से, तो लिपोप्रोटीन हो गई। और भी चीज़ों में फास्फोलिपिड था, याद कीजिएगा जब हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन ये ब्लड में जो होता है, ये ब्लड में रहता है, लिपोप्रोटीन पाया जाता है। और किस में कह सकते हो, ठीक। तो ये जो है फास्फोलिपिड हो गया। और वैक्स होता है, जो वैक्स या मोम जो होता है, वैक्स, मोम, ये इसमें भी होता है। जैसे कानों में जो क्या मैल तो वाइट जम जाता है मोम टाइप पे कानों में जैसे, तो वो इसमें भी ये वो वाली वसा होती है, संयुक्त वसा होती है, ठीक है। तो ये वसा हो गई। अब जो इसके बाद जो देखा जाए, जो जटिल वसा कह सकते हो, जिसे व्युत्पन्न वसा, व्युत्पन्न वसा। तो व्युत्पन्न वसा में कौन है, जैसे एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड क्या होता है, ये होता है हार्मोन का एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या होता है, हार्मोन का समूह होता है, ऑब्टेन फ्रॉम, किससे मिलके बनता है, ये जो होता है, जो एस्टेरॉयड होता है किससे होता है, मिलके बनता है। ये हार्मोन, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कैसा होता है, हार्मोन्स का एक समूह होता है, ये सेल वगैरह से बनता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उत्तेजना शरीर में करता है उत्पन्न, उत्तेजना। स्टेरॉइड का क्या काम होता है, कभी कभी आता है शरीर में उत्तेजना उत्पन्न, कौन सा करता है वसा, तो स्टेरॉइड वाला करता है, हार्मोन, ये हार्मोन स्टेरॉइड होता है। तो स्टेरॉइड में क्या होता है, दवाइयों में इसका बहुत प्रयोग होता है, और ख़ासकर दवाइयाँ जो मतलब क्या कहते हो, सेक्सुअल मेडिसिन होती हैं, उसमें स्टेरॉइड का प्रयोग होता है। स्टेरॉइड का क्या काम होता है, जो हार्मोन हम लोगों में टेस्टोस्टेरोन है, इस प्रकार के हार्मोन हैं जो कि जनन तंत्र से, जो कह सकते हो सेक्सुअल जो बॉडी पार्ट होते हैं उनको उत्तेजित करता है, उनका फंक्शन करता है। जो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो
शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी देने वाली उत्साहवर्धक दवाइयाँ कह सकते हो, उनमें स्टेरॉइड का प्रयोग ही होता है। तो स्टेरॉइड हो गया उत्साहवर्धक दवाइयों में, मेडिसिन्स में, ठीक है, मेडिसिन्स में। अब जो है मेडिसिन्स में, ठीक, अब क्या रहता है, ये क्या होता है, हार्मोन्स को उत्तेजित करता है। और कौन से हार्मोन को, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव का मतलब जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट होते हैं, ठीक, इसमें स्टेरॉइड का बहुत काम होता है और उनका डेवलप ग्रोथ भी करता है, ये जो है उनके विकास में भी सहायक होता है स्टेरॉइड। और कह सकते हो जो ये पिगमेंट बनते हैं, पिगमेंट वर्णक होते हैं, जैसे लाइकोपीन है, टमाटर का जो लाल रंग होता है, ये लाइकोपीन जो होता है, केरोटीन होता है, जो शरीर में केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें भी जो क्या है, ये वसा होती हैं, केरोटीन है, पिगमेंट में भी जो है ये रहती है, लाइकोपीन है, ठीक है। तो लाइकोपीन हो, केरोटीन है, ठीक। तो ये चीज़ें मिलती हैं। जो आँखों में रेटिनिन होता है, आँखों में रेटिनिन ये जुड़ी वसा होती है, रेटिनिन। और क्या रहता है, जो पुरुषों में जो मतलब एक जब क्रिया होती है जनन तंत्र की, तो उसमें जो वीर्य निकलता है, तो उसमें भी जो सीमेन जिसे कहते हो, सीमेन, उसमें भी ये व्युत्पन्न वसा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से थ्रोम्बिन जो हमने तथा जो एक ब्लड को जमाता है प्रोथ्रोम्बिन, और एक ब्लड को जो पतला करता है हेपेरिन, इनमें भी क्या रहता है, व्युत्पन्न वसा होती है। तो हम ये थोड़ा बहुत जान गए वसा का सीन, जितना हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी था, तो वो हम लोगों ने वसा के बारे में पढ़ लिया। तो आज का चैप्टर यही रहेगा। अब अगले दिन हम लोग प्रोटीन को देखेंगे, और प्रोटीन के बाद जो क्या आएगा, जो आपका विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोटीन प्लस विटामिन एक लेक्चर में हो जाएगा। इस प्रकार 3 लेक्चर में आपका पोषण बिल्कुल विधिवत तैयार हो जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।